बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन की इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता है। इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है और इलेक्शन की तकरीबात और जलसे जुलूस ऐसे हैं कि अगर हम उनको आप तक ना पहुँचाएँ तो फिर भी मुनासिब नहीं, और जब हम आप तक उनको पहुँचाते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल ये सिलसिला चलता रहेगा। गहमा गहमी शुरू हो गई है इंतखाबात की, जलसे हो रहे हैं और जो लीडर्स हैं वो ख़ताब कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज गए हाफिज़ाबाद में और उन्होंने एक जलसे से ख़िताब करना है। जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मरियम नवाज़ उस जलसे से ख़िताब कर रही थी। तो ये तो मामला चलता रहेगा। मेरा ख़्याल है अगले 20 दिन हैं इनके पास। आखिरी 48 आवर्स में इनको इजाज़त नहीं होगी जलसे जुलूस करने की, बाकी दिन इनके, और ये सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे। मेरा ख्याल है हर वक्त आप इनको टेलीविज़न की स्क्रीनों पे देख सकेंगे और आपको गाई होती रहेगी कि चाहते क्या हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। क्या सिर्फ माजी पे बात करेंगे या मुस्तकबिल के बारे में भी बात करेंगे। हम चाह रहे हैं आज आपके साथ हल्का NA-54 रावलपिंडी के हवाले से बात करने को। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ ग़ुलाम सरवर खान साहब थे और वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे कि कब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और कब वो हमारे से बात करते हैं। अब आपको मैंने जैसे बताया कि एक लाइव ब्रॉडकास्ट जारी थी, लाइव शो चल रहा था, एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था, एक लाइव जलसा चल रहा था, तो हमें उसको भी लेना था। तो नतीजे में ग़ुलाम सरवर साहब के पास वक्त नहीं था, उनको बहुत मसरूफियात थी इंतखाबी, वो चलेगा। असल में इंतखाबी जो वक्त होता है, ये जो दिन होते हैं ना, ये उम्मीदवारों के लिए तो बड़े अहम होते हैं। कभी कहीं फातिहा कहनी होती है, कहीं किसी को मुबारकबाद देनी होती है, कभी जाकर जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाना होता है, तो इनके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। और हमारे साथ जब ये जुड़ते हैं तो ये बहुत हिम्मत करते हैं कि उस वक्त में वक्त निकाल के हमें दें। चलें, आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में खालिद अजीम साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं समा TV इस्लामाबाद के। गुज़श्ता रोज़ भी ये हमारे साथ थे और हमने इनसे गुफ्तगू की। और मेरे साथ टिक्का खान सानी साहब भी होंगे, हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं इस्लामाबाद से। तो हम हल्का 54 के बारे में मालूमात इनसे लेते हैं, बात करते हैं। इनसे बात करने से पहले रिमल से मैं कहूँगा कि रिमल, आज के ख़बरें आप पास क्या हैं कि और जो आप पास इस हवाले से जो आप इंफॉर्मेशन में देती हैं, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, ख़वातीन के वोट कितने हैं, मर्दों के वोट कितने हैं, तो आप वो ज़रा बताइएगा। जी रिमल। जी सर, आज भी अहम खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले इमरान, शाह महमूद और परवेज़ इलाही इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अलबत्ता यास्मीन राशिद, शेख रशीद और जुल्फ़ी बुखारी अब भी खेल में शामिल हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को पार्टी की तरफ से तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने की हदायत जारी की गई है। मज़ीद बात करें तो कौमी असम्बली में 3248 आज़ाद जबकि 1873 उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों से है। दानियाल अजीज़ के हवाले से बात की जाए तो दानियाल अजीज़ के साथियों का कहना है कि इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल से एक उम्मीदवार को पैसे बांटने की वीडियो की जानिब तलब कर लिया है। मज़ीद बात की जाए तो IG पंजाब के मुताबिक पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सियासतदानों का नाम बताने से इनकार कर दिया गया है। और आज की आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का पंजाब इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम है कि वो उनके बैनर्स और फ्लैक्स उतार रहे हैं। अब ये क्या है, डाटा क्या बता रहे हैं आप इस इलेक्शन के बारे में, ये जो NA-54 है इसके बारे में? बिल्कुल सर, NA-54 रावलपिंडी की तीसरी नशिस्त है। पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात की जाए तो 344 इस हल्के में पोलिंग स्टेशंस हैं, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,66,344 इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,41,350 है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,24,994 है। बात की जाए आने वाले इंतखाबात में इस हल्के में कौन से अहम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास हैं आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार साहब। उसके बाद आते हैं अज़रा मसूद, ये तैमूर मसूद की वालदा हैं जो इससे कबल इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के तौर पर हिस्सा लेते थे, मगर इसकी जगह इस बार अज़रा मसूद साहिबा इंतखाबात में हिस्सा लेंगी PTI के टिकट पर। और तीसरे जो कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं ग़ुलाम सरवर खान, जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। बात करते हैं 2018 के हवाले से कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल था। तो 2018 में NA-54 है, ये NA-54 NA-59 हुआ करता था 18 के इंतखाबात में। यहाँ से जो हैं
हमारे पास 3 कैंडिडेट्स जो आपस में बड़े नाम मध्य मुकाबिल थे। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल इस्लाम, उनका मुकाबला किया आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान ने, और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे जो मौजूद थे वो तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान थे। शुक्रिया रमल, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा। हम बात कर रहे हैं NA-54 के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि हम आपको फैक्ट्स से आगाही दे दें कि वहाँ के हालात और वाक़यात क्या हैं, कितना वोटर है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, माजी में क्या हुआ और अब कौन से उम्मीदवार हैं। मैं खुशकिस्मती का इजहार पहले भी कर चुका हूँ कि खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और टिक्का खान सानी साहब मौजूद हैं मेरे साथ वहाँ से इस्लामाबाद से। ये दो ऐसे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो न सिर्फ ये NA-54 के हवाले से बात कर सकते हैं, जानते हैं, इल्म रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, बल्कि अगर हम रावलपिंडी के तमाम इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात करें तो इनके इल्म में है। और खालिद साहब तो अगर मैं इनसे कहूँ कि 1970 से शुरू हो जाएँ तो कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। आइए फिर उनसे बात करते हैं। जी खालिद साहब, क्या पोजीशन है अगर 1970 से लेके अब तक हम देखते रहे थोड़ा थोड़ा वक्त में, क्योंकि एक तो होता है ना टेलीविज़न वालों के पास वक्त कम होता है और बातें हम ज़्यादा करना चाहते हैं। जी देखें, 1970 की पोजीशन जो है वो ये है कि उस वक्त ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 4 हलके हुआ करते थे कौमी असम्बली के, और उसमें ये जो इस्लामाबाद है इसकी कोई जुदागाना हैसियत नहीं थी। ये उसके एक ही हलके में जहाँ पे अब 3 सीटें हैं, जहाँ अब 3 सीटें हैं, उस वक्त उसका अपना अलग से कोई हलका नहीं था और वो रावलपिंडी ही के एक हलके में जो है वो शामिल था। और वहाँ से उस वक्त मलिक मोहम्मद जाफ़र जीते थे और बाद में उनको स्टेट मिनिस्टर भी बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। और ये 4 हलके जो हैं, इनमें ये वाला इलाका जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी ही के जो हैं वो कर्नल हबीब जीते थे, रिटायर्ड कर्नल। मेरे ख्याल सरवर गुलाम सरवर खान उसके पीपल्स पार्टी में थे। जी वो पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उस वक्त अभी वो इस कदर नुमाया नहीं थे। शुरू वर्कर थे और इतनी बड़ी अहमियत नहीं थी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त वो जो चारों के चारों हलके हैं, उस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते थे। और उसमें सबसे बड़ा मार्का रावलपिंडी शहर के अंदर था, जहाँ से खुर्शीद हसन मीर जो कि एक वर्कर थे और नेशनल अवामी पार्टी से वो पीपल्स पार्टी में आए हुए थे, वकील थे, लेकिन वो एक आम वर्कर की ही हैसियत रखते थे, कोई बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड नहीं था। वो जीते थे और उन्होंने असगर खान को हराया था। साहब आप कभी मिले थे उनको, खुर्शीद हसन मीर साहब को? जी मैं खुर्शीद हसन मीर साहब से उस ज़माने में मेरी मुलाकात भी रही, और फिर जब वो अताब में थे तो उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकात। आपको याद है कि उनके अगर हाथ मिलाया जाता था तो ऐसे लगता था कि आपने किसी ऐसे ताकतवर आदमी के हाथ में हाथ दे दिया? जी वो बहुत गर्मजोशी से, और चूँकि मैंने जैसे पहले कहा कि वो वर्कर थे बुनियादी तौर पे। चलिए आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी का शहर था, पीपल्स पार्टी से निकल गया, चलना शुरू हुआ। सही टर्म यूज़ किया आपने कि ये पीपल्स पार्टी का शहर था, और ये 77 में भी यहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी ने, अगरचे शहर की हद तक अगर मैं बात करूँ तो वो बंदा जो पहले कन्वेंशन मुस्लिम लीग में थे, अली असगर शाह साहब, वो जो है वो पीपल्स पार्टी का टिकट उनको मिल गया और उन्होंने फिर असगर खान ही को हराया। अली असगर शाह साहब वही है ना जिनको ट्रांसपोर्ट के परमिट वगैरह अयूब खान के दौर में मिले थे? आपने बिल्कुल उसका बैकग्राउंड उनका सही। वो उनको उस ज़माने में जिस तरह से एक अरसे तक शेख रशीद का होल्ड रहा है उस वक्त तक रावलपिंडी की सियासत में अली असगर शाह साहब जो है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, हम चलते हैं 77 से बाहर निकलते हैं। हम 77 से अब जल्दी से हम 2000 तक आते हैं। पहले 85 में आ जाइए। 85 जो है वो गैर जमाती इंतखाबात थे वहाँ पे, और उस वक्त बहुत सी शख्सियात जो उभर के आई, और ये कहा जा सकता है कि शेख रशीद जो एक तालिब इल्म रहनुमा थे और उसके बाद फिर बलदियाती सियासत तक महदूद थे। 85 में पहली मरतबा वो नेशनल पॉलिटिक्स का, इलेक्टेड पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। हालांकि 2 आदमी थे शेख रशीद, एक शेख रशीद ये और एक रशीद और भी थे जो गवर्नमेंट कॉलेज से उनका ताल्लुक था, वो भी तालिबान रहनुमा थे। मेरे ख्याल वो फिर बिल्कुल ही पीछे हट गए। जी वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, और वो एक मरतबा जो है वो जीते भी इसमें लोकल बॉडीज का मेरे को। जी हाँ, नहीं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीते थे। चले आगे चलते हैं। अब हम 85 से लेट्स गो टू 2002 तक चलें। जी 2002 में अगर आप आ जाते हैं तो 2002 में एक यकसर एक तब्दीली जो है ना वो आई है, और उसमें जो शेख रशीद साहब जो हैं, अगरचे
उन्होंने उस वक्त कामयाबी हासिल की, लेकिन उस वक्त वो नून लीग को छोड़ चुके थे जिससे वो पहले जीतते रहे थे, और फिर वो दोबारा इमर्ज किए और उन्होंने वादा किया अगर मैं ये नशिस्तें जीत गया तो मैं नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा। ये कोई ऐसी बात जी, उनकी खुशकिस्मती है कि इसका कोई ऑलरेडी क्लिप मौजूद नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक का दौर सोशल मीडिया उसमें इतना तेज नहीं था ना। हाँ जी, अगर होता तो हमें क्लिप भी मिल जाता जी। लेकिन उन्होंने जो नून का वोटर है उसको वो करने के लिए, उसको अपनी तरफ रागिब करने के लिए ये सर, जब शेख साहब यहाँ से इलेक्ट हुए तो उस वक्त पिंडी की क्या पोजीशन थी? पिंडी, इस्लामाबाद और बशमुल टेक्सला क्या पोजीशन थी उसका निशिस्तों के वाले से? उस वक्त जो सिचुएशन है कि 2002 में 2 हल्के इस्लामाबाद के हो चुके थे और बाकी जो है वो रावलपिंडी जो है वो 6 हल्कों तक महदूद था। तो उसमें अगर शहर की आप बात करें तो उसके दोनों नशिस्तों पे शेख रशीद साहब जीते थे और उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक नशिस्त छोड़ी, तो उसमें जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था उन्होंने अपने भतीजे राशिद शफीक जो अब भी NA 57 से कैंडिडेट हैं उनको हमारे साथ थे वो। जी उनको टिकट दिलवाया PTI का, अपनी पार्टी की बजाय उनको वो PTI का टिकट लेना पड़ा और इसके बावजूद वो वहाँ से हार गए और हनीफ अब्बासी जो हैं उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में MMA के एक कैंडिडेट के तौर पे उनके भतीजे को शिकस्त दी। खालिद अजीम साहब, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं, हम आ जाते हैं 2013, 2018 और 2023, अगर PTI यहाँ पे होती है तो क्या PTI अक्सरियत हासिल कर लेती या PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुकाबला कर सकती थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PTI के साथ मुकाबला कर सकती थी? देखिए जी, टफ मुकाबला है और उसमें देखें शेख रशीद को हम माइनस नहीं कर सकते, अगरचे वो अपनी एक जमात बना के बैठे हुए हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने किसी न किसी दूसरी पार्टी का सहारा लिया बाद में जाके फिर उस, वरना जब वो उन्होंने तनहा अपनी ज़ात के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2008 में तो उनकी 2 हल्कों से ज़मानतें ज़ब्त हुई, लेकिन फिर 2013 में उन्होंने एक हल्के में इमरान खान साहब को सपोर्ट किया और दूसरा हल्का जो है उसमें वो ख़ुद थे और PTI की सपोर्ट से वो जीते। फिर 2018 में भी यही पोजीशन हुई कि वो 2 हल्कों से कैंडिडेट थे, एक हल्के का इलेक्शन जो है वो रुक गया, तो वो बाद में जी। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं टिक्का खान को भी शामिल न कर लूँ, क्योंकि हम तो तारीख़ में चलेंगे, पता नहीं लोगों को ये तारीख़ पसंद आए भी नहीं। आप भी उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, मैं भी उम्र में बहुत ज़्यादा हूँ, तो हम टिक्का साहब को शामिल कर लेते हैं, शायद वो कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको और मुझे इल्म है। जी टिक्का साहब, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल आपके साथ। टिक्का, आप कैसे लेते हो, कब से आप इसको कर रहे हो? यू आर ए नुमाइंदा खुसूसी हो आप हमारे उधर, तो कब से ये इस इलेक्शन मुहिम को आप देख रहे हो? क्या 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात देखे आपने? जी बिल्कुल, दोनों इंतखाबात देखे हमने। और मैं सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि जब इस हल्के में मैं गया NA 54 और मैं दोनों साहिबान से मिला, गुलाम सरवर खान साहब और बैरिस्टर अकील साहब, और दोनों को जब मैंने आपका जिक्र किया तो बड़े मुतरफ थे और बड़े एंक्शस थे कि आपके प्रोग्राम में आएंगे और यकीनन आपकी अहमियत भी जानते थे, आपके प्रोग्राम की अहमियत भी जानते थे और समा की अहमियत भी। लेकिन चूँकि उनकी शेड्यूल इतना बिजी बन चुका है और दौड़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, हर कोई जीतने की कोशिश में, तो इस वजह से शायद ये सिचुएशन डेवलप हुई कि दोनों बड़े कैंडिडेट जो थे NA के वो शामिल नहीं हो सके। और चौधरी निसार साहब तो वैसे ही शायद आजकल उनका फोकस शायद ज़्यादा चक्री की तरफ है, टेक्सला की तरफ कंसंट्रेशन उनकी कम है, लेकिन खैर टेक्सला को भी टाइम दे रहे हैं, अपने नुमाइंदे उनके वहाँ मौजूद हैं। तो ये 3 बड़े कैंडिडेट। तो खालिद, आपने यही बात कह दी कि वो चक्री पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्सला। क्या आप महसूस कर रहे हो कि उनको शायद महसूस हो रहा है कि टेक्सला की नशिस्त उनके लिए काफ़ी टफ हो गई है और ये नशिस्त IPP के पास जा सकती है? टिक्का साहब। जी अच्छा, जी बिल्कुल, जो मैं समझा खालिद साहब से बात हो रही है, एग्जैक्टली बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त चौधरी निसार के लिए भी, क्योंकि चौधरी निसार के नीचे जो 2 कैंडिडेट है PP 12 और 13 वो तो खाली है, वहाँ तो मद्दे मुकाबिल है IPP और मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, इवन पीपल्स पार्टी भी नहीं। और हाँ, PTI ने जो आज नए टिकट जारी किए हैं, अभी थोड़ी देर पहले महसूस तकरीबन कोई घंटा पहले उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिस पे 2 नए कैंडिडेट रखे हैं, जाहिद महमूद और मलक फाहिद मसूद। ये जो फाहिद मसूद है ये अजरा के बेटे हैं और जो इनके कैंडिडेट है तैमूर मसूद
उनके भाई हैं और ये भी अब कैंडिडेट आ गए हैं। तो इस तरह नीचे चौधरी निसार को सपोर्ट हासिल नहीं है किसी तरह की भी। अब सिर्फ एनए के कैंडिडेट हैं, अपने उनके वोटर ज़रूर हैं, तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो मुसलसल चौधरी निसार को ही वोट दे रहे हैं। और लेकिन इस दफ़ा चूँकि नून लीग के अपने कैंडिडेट्स हैं और चौधरी निसार की आज़ाद हैसियत है, और साथ ही उसको जो पीटीआई का वोटर है, जो यकीनन बल्ला तो नहीं है लेकिन पीटीआई के वोटर्स की उम्मीद थी चौधरी निसार को कि शायद सिंपैथी वोट मिले, अब वो भी मुमकिन नहीं रहा चूँकि वहाँ भी पीटीआई के आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट आ गए हैं। तो यूँ बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। और जो बाकी जमातें हैं वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि पीटीआई का वोटर किस तरफ आता है। आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल क्या? आप काफ़ी तजर्बा रखते हो, लोगों से मिल रहे हो, इलाकों में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आपका पैकेज भी हमने देखा, बड़ा अच्छा पैकेज था। तो आप क्या महसूस करते हो कि क्या रवैया होगा 8 तारीख को? बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। ये क्वेश्चन बेसिकली गुलाम सरवर खान ने यहाँ पे पीटीआई की बुनियाद रखी है और ये लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे मेंबर साजी की, कैंपेन चलाई, 2 नशिस्तें जीती, फिर हल्के में काम भी किए, 7-8 बिलियन के डेवलपमेंट वर्किंग उनकी देखी। फिर उन्होंने जो काफली के दौर में भी मिनिस्टर रहे, जो उनके 300 बच्चे थे आज वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, आज वो डॉक्टर्स बन चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर्स बनने की। इस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं मज़दूरों के बच्चे, और कुछ ऐसे इदारे जिनको OEBI के साथ उन्होंने अटैच किया और उनकी पेंशन शुरू की। तो इस तरह जो काम भी गुलाम सरवर खान ने किए, और पीटीआई का दो दफ़ा वो मिनिस्टर भी रहे 2 अदवार में। तो मेरा ख्याल है कि गुलाम सरवर खान 50% पीटीआई के वोटर जो हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और IPP के साथ चूँकि उनकी जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी तो उसमें बड़े सीरियस वोटर्स बैठे हुए थे। मेरी बात भी हो रही थी मुख्तलिफ कायदीन से जो IPP के मौजूद थे कि कमिटेड लोग उनके जलसे में आए थे। वो सिर्फ उधार किए और वो जलसों में जैसे बुलाया जाता है, उसके बाद दूसरे जलसे में भी वो लोग होते हैं, तीसरे जलसे में भी वो लोग होते हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं थे, कमिटेड लोग थे। और गुलाम सरवर खान की पोजीशन बेहतर है। और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वोटर जो है बैरिस्टर अकील, यकीनन उनके अपने भी वहाँ पे वोटर दड़ेबंदी है वहाँ पे, क्योंकि 3-4 तो जो ग्रुप्स हैं बड़े, उनमें दड़ेबंदी के वोट हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार चौधरी निसार के वोटर्स हैं। और इसी तरह बैरिस्टर अकील के अपने जो वोटर्स हैं जो घर से लेके वो चलेंगे वो कम से कम 15 से 20 हज़ार हैं। और इसी तरह अगर देखा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है वो किसके साथ जाएगा वोटर, अगर हम उधर पर काउंट करें तो? यानी वो जाएगा यकीनन, उसमें चौधरी निसार की भी अपनी पोजीशन है, बहुत बेहतर पोजीशन है, और गुलाम सरवर खान की भी बहुत बेहतर पोजीशन अच्छा, है। हमारे साथ रहेगा सिटी से, टिक्का हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया हुआ है स्टूडियो में, एक नई रवायत हम डाल रहे हैं पामिस्ट को, कि अगर इस पर मिला जुला रद्दमल आ रहा है मेरी डाक में और मेरे व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख जवार रज़ा जावा साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हल्के के बारे में क्या कहते हैं। जी जावा साहब, आप क्या कहते हैं इस हल्के के बारे में? जी इफ्तिखार साहब, बात यह है कि मैंने तीनों पर्सनस का जो है वो चार्ट देखा, चौधरी निसार साहब, निसार अली खान साहब का भी और गुलाम सरवर साहब का भी, अज़रा खातून जो भी सुबह ही मेरे ख्याल को तब्दीली आ रही है अज़रा के मामले में, लेकिन नहीं, सुबह की जो थी वो तो यही थी मेरे पास। और मैंने जब तीनों का देखा तो चौधरी निसार साहब तो खैर मुझे दौर से बाहर नजर आते हैं। आपने क्या कह दिया? चौधरी निसार साहब, अभी आप मिले और उन्होंने ये प्रोग्राम देख लिया, अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देख लिया और आपकी उनकी मुलाकात हुई तो वो आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे, वो कहेंगे कमाल है। बात यह है कि हमें पर्सनल एफिलिएशन से ऊपर बात करनी है। प्लीज कैरी ऑन विद योर। तो जब हम इसको देखते हैं, आइए सितारों की तरफ बात करते हैं प्लीज। जब हम इसको देखते हैं तो जो ऑन द डे प्लैनेट्स की पोजीशन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो गुलाम सरवर साहब की है। उसके बाद अज़रा खातून की जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ऑन द डे में 8 फरवरी, और एट द बर्थ टाइम गुलाम सरवर साहब और अज़रा खातून के जो प्लैनेट्स हैं उनको कंपेयर करके आपको बता रहा। यहाँ पे मुझे जो वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है वो मुकाबला जो है वो चौधरी गुलाम सरवर साहब के, गुलाम सरवर खान साहब के साथ और अज़रा खातून के। क्या गुलाम सरवर का क्या स्टार्ट क्या है जिस पे आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार? सर, इनका जो असेंडेंट है वो लिब्रा है,
और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि एट द बल टाइम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्लैनेट होता है वो सन है, जो गवर्नमेंट में आपको पावर अथॉरिटी दिलवाता है, वो इनके जायचे के 5th में होगा जहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड है। और एक सेक्सटाइल बनेगी, ट्राइन बनेगी, जिसको कि हम एक बहुत ही पॉजिटिव कहते हैं। सो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर जो इलाका है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं, वहाँ पे वीनस, मार्स और मरकरी तीनों जो हैं वो साथ हैं। ये इनकी कोशिश है कि अपनी जो जनरेशन है उसको भी साथ में जो है वो गैदर करके चले। ये चीज़ इनके बड़े प्लस पॉइंट में जा रही है। और यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ एक ये नज़र एट द बर्थ टाइम वाली भी और अभी भी ये इनको बहुत पॉपुलर जो कर रही है। कौन सी डेट ऑफ बर्थ इनकी लिए? जी बिल्कुल मेरे पास है जी, ये 13 अक्टूबर 1955 है इनकी। और इसी तरह जो अज़रा खातून है उनकी 30 मार्च 1955 है वो भी। और जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं ये 31 जुलाई 1954 है। जब सबसे पहले कि मैं आपसे जानता हूँ, मुझे एक बात बताएं कि इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हो वोट और चीज़ है और ये आपके जो सर अंदाजे हैं ये और हैं? सर देखिए अंदाजे नहीं हैं। अच्छा। और इसमें देखिए आप जब फोरकास्ट देखते हैं तो आपका महकमा बहुत मौसमियात बताता है कि 80% चांसेस इसके हैं, आलम कुल तो परवरदिगार के साथ है। लेकिन जब प्लैनेट्स किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसकी मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है जवाब। इससे पहले खालिद साहब हम इस प्रोग्राम को अब ख़त्म करें, मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से फाइनल मुझे कमेंट्स दें जब हम सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आए टेक्सला के बारे में आप क्या कहते हैं, और फिर मैं जाऊँगा आपके जो दोस्त हैं टिका, एंड देन वी विल वाइंड अप। जी देखिए, मैं इसमें एक पॉइंट जो सामने आता है वो ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान अगरचे उनकी यहाँ पे एक स्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो प्रायोरिटी दिखाई दे रही है वो यही है कि वो जो चक्री का हलका है, दूसरा हलका जहाँ से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहाँ उन्हें मुकाबले का सामना है मुस्लिम लीग नून के जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम हैं, उनसे उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो और उसके साथ साथ कर्नल अजमल साबिर हैं वहाँ पे, जो कि जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, इनसे मुकाबला है। तो वो ज़्यादा कंसर्न उनका वहाँ का है और वहाँ उन्होंने जो तरक्याती काम ज़्यादा करवाए हुए हैं, इसलिए वो समझते हैं कि शायद वहाँ से वो ज़्यादा फसल काश्त बेहतर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा पहुँचेगा उनके मुखालिफ उम्मीदवार, ख़ास तौर पे ग़ुलाम सरवर ख़ान को, जो कि उनके रवायती उम्मीदवार हैं। अब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं, उनको जो पीटीआई का वो वर्कर है जिसके साथ वो किसी अंदाज में अटैच रहे हैं, आज वो सिर्फ इस वजह से हम नहीं तवक्को कर सकते कि वो उन्हें छोड़ के किसी और तरफ चला जाएगा। कल तक वो उनका बेनिफिशरी रहा है, बेनिफिशरी इन द सेंस कि उनके जो वेलफेयर के मामलात हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में देखा हुआ है। तो फिर इस चीज़ का भी उनको जो है वो बेनिफिट वहाँ पे होगा। और फिर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा नहीं किया और किसी को डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तफसील से आज हमने रावलपिंडी पर बात की। मैं टिका साहब के पास जा रहा हूँ। फिर टिका साहब मुझे ये बताइए कि आप अगले 15 सेकंड में कैसे वाइंड अप करते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये जो हल्का है पूरे पाकिस्तान में बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का हल्का है। इसमें चौधरी निसार आज़ाद हसीयत में लड़े हैं और इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील जो कि नौजवानों की तर्जमानी कर रहे हैं वो भी आज़ाद हसीयत में लड़े हैं। हालांकि जो इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ से तब वो मुस्लिम लीग नून यानी शेर के इंतखाबी वोट से इलेक्शन लड़ रहे थे और अभी शायद पार्टी एडजस्टमेंट की वजह से उन्हें आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो ये हल्का है कि जिसके ऊपर एनए की सीट पर तो एडजस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पीपी आपके फाइनल कमेंट्स क्या हैं? व्हाट इज योर आपका फाइनल कमेंट? इसमें फाइनल कमेंट यह है कि सरप्राइज दे सकता है टेक्सला। बिल्कुल जीत किसी की भी मुमकिन हो सकती है। इसमें गुलाम सरवर खान की पोजीशन अगरचे पलड़ा भारी है, लेकिन जीत जो है वो किसी की भी हो सकती है। इसमें पीटीआई का वोटर जिस तरफ जाएगा वही जीत में यकीनन दौड़ में आ गया। शुक्रिया टिका खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद अजीम साहब कि आप तशरीफ़ लाए, आपने तावन किया, आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ थी आपने हमारे व्यूज़ के साथ वो शेयर की। और शुक्रिया जावा साहब, आपने अब देखें आपका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं करता है, गलत। और मैं ख़वातीन हज़रात, ये था आज का हमारा प्रोग्राम NA 54 के बारे में। बावजूद हम उम्मीदवारों से बराह रास्त बात नहीं कर सके और ये मुश्किल हमें पेश आती रहेगी।
बाकी हमने दोस्तों से बात की और आपको उस इलाके के सियासी सूरत-ए-हाल से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश की। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए हल्के के हवाले से। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।